चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो अब तक हमने पढ़ा कि ऐश्वर्या जयपुर की गलियों की खूबसूरती को देखते हुए अपने महल पहुंच जाती है, जिसे देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो महल के अंदर जाती है जहां उसकी मां पूजा कर रही थी। ऐश्वर्या को देखकर वो तुरंत पहचान लेती है कि ये उनकी बेटी है और उसे गले लगा लेती है। अपनी मां से मिलने के बाद ऐश्वर्या अपने पूरे परिवार से मिलती है। ऐश्वर्या के वापस आने की खुशी में जय सिंह पूरे एक बड़े जश्न का ऐलान करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने दुश्मन विक्रम चौहान को भी बुलाया है। अब आगे पूरे परिवार से मिलकर ऐश्वर्या सभी का आशीर्वाद लेती है। ऐश्वर्या भले ही लंदन में रही है, लेकिन वीर ने उसे पूरे संस्कार सिखाए हैं जिनका ऐश्वर्या हमेशा मान रखती है। जय सिंह जाकर वीर को गले लगाते हुए खुशी से कहते हैं, पूरे 20 साल बाद आपको देख रहे हैं, लेकिन आप आज भी बिल्कुल नहीं बदले। तो वीर भी उन्हें गले लगाते हुए कहता है, और आप भी महाराज। तभी उन सब के पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, बड़ी माँ आपने सबको राजकुमारी से मिलवा दिया, लेकिन आप हमें तो भूल ही गई, कह के अपना मुंह फुला लेती है। जब सभी उस तरफ देखते हैं तो एक लड़की लहंगा चोली में अपना मुंह फुलाए खड़ी थी। इस समय वो बहुत क्यूट लग रही थी। तभी संध्या जी हर्षिता के पास जाकर उसके कान खींचकर कहती है, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, एक आप ही तो थी जिसने पूरे महल में सबके चेहरे पर उनकी हंसी बनाए रखी थी। फिर ऐश्वर्या को बताती है, ऐश्वर्या, ये है हर्षिता, वीर भाई सा बेटी और हमारी लाडो। ये सुनकर ऐश्वर्या खुश होकर हर्षिता को गले लगाकर कहती है, थैंक यू, हमारे यहाँ ना होने पर सबकी देखभाल करने के लिए। तो हर्षिता मुंह फुलाकर कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही है राजकुमारी, ये हमारा भी तो परिवार है ना। तो ऐश्वर्या भी नाटक करते हुए कहती है, अगर ये आपका परिवार है तो हम भी तो आपकी बड़ी बहन हुए ना। जिसे सुनकर हर्षिता खुश होते हुए ऐश्वर्या को गले लगा लेती है। ये सब देखकर वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जय जी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर आप अपने फर्ज के लिए हमारी बेटी के लिए जान भी दे सकते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम आपके परिवार की रक्षा करें। अब सभी ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते सभी को शाम हो गई। कार्तिक जो चुपचाप खड़ा होकर ये फैमिली ड्रामा देख रहा था, वो थोड़ा नाराज होकर सभी से कहता है, कोई मुझ पर भी ध्यान दे लो, मैं कब से आप सब के बीच खड़ा हूँ, लेकिन आप में किसी को इस छोटे बच्चे की फिक्र ही नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर ऐश्वर्या सभी को बताती है, माँ पिताजी, ये कार्तिक है मेरा असिस्टेंट और मेरा दोस्त। तो सभी घर वाले कार्तिक को अपने साथ बैठाकर उससे भी बातें लगते हैं। तभी हर्षिता कहती है, कार्तिक भैया, आप तो दीदी के साथ हमेशा ही रहते होगे, तो बताएं ना दीदी के बारे में कुछ हमें भी। तो ऐश्वर्या थोड़ा चिढ़ाकर हर्षिता से कहती है, हर्षी, हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं तो आप हमसे भी पूछ सकती है, आपको इस बंदर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर कार्तिक चिढ़ जाता है। तो हर्षिता कहती है, आप सही कह रही है दीदी, लेकिन जो मजा दूसरों के मुंह से सुनने में आता है वो खुद में नहीं आता, कहकर कार्तिक को इशारा करती है। तो कार्तिक ऐश्वर्या को देखकर अपने मन में कहता है, मुझे बंदर कहा था ना। अब देखो फिर सभी को ऐश्वर्या के किस्से बताने लगता है, जिसे सुनकर पूरा परिवार बहुत हंसता है। और ऐश्वर्या गुस्से से कार्तिक को देख रही थी, जैसे उसका बस चलता तो अभी कार्तिक का भर्ता बना देती। तो कार्तिक ऐश्वर्या को देखकर अपने मन में कहता है, मुझे बंदर कहा था ना। अब देखो फिर सभी को ऐश्वर्या के किस्से बताने लगता है, जिसे सुनकर पूरा परिवार बहुत हंसता है। और ऐश्वर्या गुस्से से कार्तिक को देख रही थी, जैसे उसका बस चलता तो अभी कार्तिक का भर्ता बना देती। आज इतने सालों बाद पूरे परिवार को इतना खुश देखने के बाद के जय सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने मन में माता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बहुत सालों बाद हमारे परिवार में खुशियां आई है, अब इन्हें किसी की नजर न लगे। सभी लोग बातें करने के बाद खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब तक सभी नीचे बातें करते थे तब तक हर्षिता ने नौकरों से कहकर ऐश्वर्या और कार्तिक के लिए कमरा तैयार करवा दिया था। अगली सुबह जोधपुर में राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद पार्टी का इनविटेशन का कार्ड चौहान पैलेस लेकर गए थे। विक्रम राघवेंद्र को अपने महल में देखकर कड़वाहट के साथ कहता है, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है जो जयपुर के छोटे कुंवर सा राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे महल में पधारे।
जिसे सुनकर राघवेंद्र भी हंसते हुए कहता है, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए तो सब उल्टा ही होगा, कहकर अपने साथ आए नौकरों को सामान टेबल पर रखने का इशारा करता है। जिसे सुनकर राघवेंद्र भी हंसते हुए कहता है, ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए तो सब उल्टा ही होगा, कहकर अपने साथ आए नौकरों को सामान टेबल पर रखने का इशारा करता है। तो विक्रम कंफ्यूज होकर राघवेंद्र की तरफ देखता है। तो राघवेंद्र उससे कहता है, हमारे महल में कल जश्न है, उसी का आमंत्रण लेकर आए हैं। फिर विक्रम की आंखों में देखकर कहता है, हमारी प्रिंसेस के जयपुर वापस आने की खुशी में तो सोचा क्यों न सबसे पहले आपको बुलाया जाए, क्योंकि आप ही है जो 20 साल से उसे देखने की चाह में पूरी दुनिया खोज डाली। इसलिए हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले आपको आमंत्रित करने का। इतना कहकर राघवेंद्र वहां से हंसते हुए वापस चला गया। विक्रम जब सुनता है कि जयपुर की राजकुमारी जयपुर की वारिस वापस आ चुकी है, तो वो गुस्से में टेबल में रखा सारा सामान फेंक देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुझे और तेरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं राजा जयप्रताप सिंह, तुमने ये अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ विजयगढ़ में हर्षित और देव दोनों एक एक दूसरे से एक कार्ड को छीनकर लग रहे थे। देव कहता है, बड़े भाई, देख मैं तेरा छोटा भाई हूं ना, तो दे मैं उसे पढ़ता हूँ। हर्षित उससे कहता है, मैं भी तो तेरा बड़ा भाई हूं, तो मुझे दे में पोगा। हर्षित और देव दोनों एक एक दूसरे से एक कार्ड को छीनकर लग रहे थे। देव कहता है, बड़े भाई, देख मैं तेरा छोटा भाई हूं ना, तो दे मैं उसे पढ़ता हूँ। हर्षित उससे कहता है, मैं भी तो तेरा बड़ा भाई हूं, तो मुझे दे में पोगा। दोनों ही छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। इन सब से इरिटेट होकर एकांश दोनों से कार्ड को छीनकर खुद ही पढ़ने लगता है, जिसे देखकर दिनों अपना मुंह बना लेते हैं। उसे पढ़ने के बाद एकांश दोनों को कार्ड दे देता है। हर्षित उसे पढ़कर खुश होते हुए कहता है, जयपुर के महाराज जय सिंह ने अपनी बेटी के वापस आने की खुशी में पार्टी रखी है, जिसमें उन्होंने हमें भी बुलाया है। तो देव एक्साइटेड होकर हर्षित से कहता है, बड़े भाई मुझे भी जाना है पार्टी में। तो हर्षित खुश होकर कहता है, ठीक है। फिर एकांश की तरफ देखकर कहता है, एकांश क्या तुम चलोगे हमारे साथ? जिस पर एकांश कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। एकांश अपने कमरे में जाकर राज को कॉल करके अपने रूम में बुलाता है। राज एकांश के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा था। एकांश सोफे पर बैठे हुए सिगरेट की कस लेते हुए राज से पूछता है, पता चला उस लड़की का? तो राज अपना नीचे किए हुए कहता है, नहीं सर, हमें बस इतना पता चला है कि वो लंदन से आई है और उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। जिसे सुनकर एकांश उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे न सुनने की आदत नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, वरना तुम अंजाम जानते हो। इतना कहकर वो राज को कमरे से बाहर भेज देता है। जिसे सुनकर एकांश उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे न सुनने की आदत नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, वरना तुम अंजाम जानते हो। इतना कहकर वो राज को कमरे से बाहर भेज देता है। एकांश सोफे पर अपना सर टिकाकर कहता है, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, और हंसने लगता है। जयपुर में राज पैलेस में आज महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी तरफ लोगों की चहल पहल थी। संध्या जी और राघवेंद्र जी नौकरों को उनका काम समझा रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। हर्षिता और कार्तिक सोफे पर बैठे सभी को देख रहे थे। तभी हर्षिता धीरे से कार्तिक से कहती है, भैया, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ पार्टी की नहीं बल्कि किसी की शादी की तैयारी चल रही हो। तो कार्तिक भी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी पीछे से वीर जी आकर दोनों के कान पकड़कर खींचते हुए कहते हैं, यहाँ आपकी बड़ी माँ और काका सा काम कर रहे हैं और आप दोनों यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तो हर्षिता दर्द होने का नाटक करके कहती है, आ बाबा, मुझे दर्द हो रहा है। तो हर्षिता दर्द होने का नाटक करके कहती है, आ बाबा, मुझे दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर वीर हर्षिता के कान छोड़ देते हैं। कान छूटते ही हर्षिता अपने बाबा को वहां से चिढ़ाकर भाग जाती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी संध्या जी वीर को समझाते हुए कहती है, रहने भी दीजिए भैया, अभी वो बच्ची है, ये तो उसके खेलने खाने की उम्र है।
तो वीर कहता है, जी रानी साहब सही कह रही है। और वीर भी कल की पार्टी की तैयारी में लग जाता है। तो कहानी आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है? क्या एकांश ऐश्वर्या को ढूंढ पाएगा? और क्या एकांश जयपुर की पार्टी में आएगा? क्या दोनों की मुलाकात होगी? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहे मेरे साथ। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि ऐश्वर्या अपने पूरे परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है। राजा जय सिंह ऐश्वर्या के वापस आने की खुशी में पार्टी रखते हैं, जिसमें वो राजस्थान के राज परिवारों, पूरे जयपुर की जनता और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ साथ अपने दुश्मन विक्रम चौहान को भी बुलाते हैं। विक्रम को जब पता चलता है कि जयपुर की वारिस वापस आ गई है तो वो गुस्से में अपने महल का सामान फेंकने लगता है। विजयगढ़ में जब हर्षित और देव को पार्टी के बारे में पता चलता है तो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। अब आगे जयपुर के राज पैलेस में महल में सभी अपने अपने काम में बिजी थे, क्योंकि आज शाम को ऐश्वर्या के लौटने की खुशी में पार्टी को रखी गई थी, जिससे सभी अपने कामों में लगे थे। पूरे महल को फूलों, लाइटों और रंग बिरंगे पर्दों से सजाया गया था। महल किसी दुल्हन की तरह सजा था। कोई खाने का काम देख रहा था तो कोई पार्टी में आने वाले मेहमानी की लिस्ट देख रहा था, ताकि कोई मेहमान बचे न। तभी राघवेंद्र जी गेस्ट लिस्ट चेक करते हुए राजा जय सिंह पूछते हैं, भाई साहब, क्या आपने अपने बचपन के दोस्त और अपने बिजनेस पार्टनर को आमंत्रित किया है? जिस पर राजा जय सिंह हंसते हुए कहते हैं, हम भला उन्हें कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने ही तो इन 20 सालों में हमें और हमारे परिवार को हौसला दिया ताकि हम अपने दुश्मनों का डटकर सामना कर सके। ये कहते समय उनकी आंखें नम हो गई थी। तभी पीछे से संध्या जी आते हुए कहती है, उन्होंने हमारे बुरे समय में भी हमारा साथ दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें अपनी खुशी में शामिल करने का। तभी पीछे से संध्या जी आते हुए कहती है, उन्होंने हमारे बुरे समय में भी हमारा साथ दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें अपनी खुशी में शामिल करने का। तो जय जी पीछे देखकर मुस्कुराते हुए संध्या जी से कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा संध्या। तभी हर्षिता और कार्तिक दोनों लड़ते हुए संध्या जी के पास आते हैं, तो संध्या जी दोनों को शांत कराकर पूछती है, क्या हुआ, दोनों आप छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? तो उन दोनों के पीछे से ऐश्वर्या आगे आते हुए बताती है, वो माँ, ये दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, कहकर ऐश्वर्या अपने हाथ में पकड़े कुछ कपड़े संध्या जी को दिखाती है। तो संध्या जी कंफ्यूज होकर पूछती है, ये सब क्या, हमें अच्छे से समझाए। तो ऐश्वर्या कहती है, कार्तिक आज शाम की पार्टी में ये 3 पीस सूट पहनना चाहता है। ऐश्वर्या अपने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा करके कहती है, लेकिन हर्षिता जिद पर अड़ी है कि कार्तिक राजस्थानी पोशाक पहने। तो संध्या जी भी हर्षिता की साइड लेकर कार्तिक से कहती है, तो इनमें आपको क्या परेशानी है? तो कार्तिक कहता है, वो रानी सा, मैंने कभी ये सब पहना नहीं है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तभी पीछे से संध्या जी आते हुए कहती है, उन्होंने हमारे बुरे समय में भी हमारा साथ दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें अपनी खुशी में शामिल करने का। तो जय जी पीछे देखकर मुस्कुराते हुए संध्या जी से कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा संध्या। तभी हर्षिता और कार्तिक दोनों लड़ते हुए संध्या जी के पास आते हैं, तो संध्या जी दोनों को शांत कराकर पूछती है, क्या हुआ, दोनों आप छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? तो उन दोनों के पीछे से ऐश्वर्या आगे आते हुए बताती है, वो माँ, ये दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, कहकर ऐश्वर्या अपने हाथ में पकड़े कुछ कपड़े संध्या जी को दिखाती है। तो संध्या जी कंफ्यूज होकर पूछती है, ये सब क्या, हमें अच्छे से समझाए। तो ऐश्वर्या कहती है, कार्तिक आज शाम की पार्टी में ये 3 पीस सूट पहनना चाहता है। ऐश्वर्या अपने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा करके कहती है, लेकिन हर्षिता जिद पर अड़ी है कि कार्तिक राजस्थानी पोशाक पहने। तो संध्या जी भी हर्षिता की साइड लेकर कार्तिक से कहती है, तो इनमें आपको क्या परेशानी है? तो कार्तिक कहता है, वो रानी सा, मैंने कभी ये सब पहना नहीं है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो कार्तिक कहता है, वो रानी सा, मैंने कभी ये सब पहना नहीं है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो संध्या जी उसे समझाते हुए कहती है, आप एक बार इन कपड़ों को पहन कर देखिए, अगर फिर भी आपको ये पसंद नहीं आते तो आप जो चाहे वो पहन सकते हैं।
कार्तिक संध्या जी की बात को मना नहीं कर पाता और हाँ कहकर शेरवानी लेकर चला जाता है और इसके पीछे पीछे हर्षिता भी कार्तिक को चिढ़ाते हुए चली जाती है। संध्या जी उन दोनों को जाता देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर ऐश्वर्या को अपने पास बुलाते हुए कहती है, बेटा आपके लिए कपड़े हमने नौकर से कहकर आपके कमरे में भिजवा दिए हैं, आज शाम की पार्टी में आप वही पहनना। तो ऐश्वर्या हाँ माँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ विजयगढ़ में हर्षित और देव ने अपने कमरे को पूरा फैला कर रखा था और सोफे पर बैठकर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। देव उदास होकर हर्षित से कहता है, बड़े भाई आपके पास सिर्फ इतने ही ट्रेडिशनल कपड़े हैं क्या? देव उदास होकर हर्षित से कहता है, बड़े भाई आपके पास सिर्फ इतने ही ट्रेडिशनल कपड़े हैं क्या? तो हर्षित गुस्सा होकर कहता है, तुम मेरे सारे कपड़ों को पहन कर देख चुके हो जिन्हें मैंने शायद अभी एक बार भी पहना हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए ये कपड़े कम है। उद्धरण चिन्ह। देव ने हर्षित की पूरी 5 अलमारियों के कपड़े पहनकर देख लिए लेकिन उसे अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। तो देव कहता है, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर अपने आप से ही कहता है, अगर मैं अच्छा नहीं दिखूंगा तो लड़कियां मुझे कैसे देखेगी? हर्षित ने देव की बातें सुन ली थी। वो देव के सर में धीरे से मारकर कहता है, मतलब आप जब से लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े ढूंढ रहे थे? तो देव अपने सर में हाथ फेरते हुए अपने दांत दिखाकर कहता है, हाँ। जिसे सुनकर हर्षित की आंखें छोटी हो जाती है और वो देव के पीछे भागते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही हर्षित देव को मारने के लिए खड़ा होता है उससे पहले ही देव सोफे से उठकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही हर्षित देव को मारने के लिए खड़ा होता है उससे पहले ही देव सोफे से उठकर वहां से भाग जाता है। दोनों ही भागते हुए कमरे से बाहर हॉल में आ जाते हैं। जब दोनों हॉल में भाग रहे थे तभी एकांश अपने इम्पोर्टेंट कॉल पर बात कर रहा था। तभी एकांश दोनों के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, ये तुम क्या चूहा बिल्ली जैसे लड़ रहे हो? एकांश की आवाज सुनकर दोनों अपनी जगह में रुक जाते हैं। तभी हर्षित आगे आकर कहता है, ये तुम अपने लाडले भाई से पूछो, इसने मेरे पूरे कमरे में कपड़े फैला कर रखे हैं फिर भी इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। तो एकांश देव की तरफ देखता है तो देव अपनी सफाई देते हुए कहता है, हाँ लेकिन इनके कपड़ों में मुझे अपने लिए कुछ भी पसंद नहीं आया। तो एकांश दोनों को चुप रहने का कहता है। तो दोनों शांत हो जाते हैं। हर्षित अपने मन में कहता है, हे भगवान, इतना खड़ूस दोस्त आपको मुझे ही देना था। अगर देते भी तो कम से कम थोड़ा तो हंसना सीखा देते। इसे हमेशा ही इसका गुस्से वाला मोड ऑन रहता है। तभी एकांश किसी को कॉल करके कहता है, 2 घंटे में 3 डिजाइनर शूट और शेरवानी महल में पहुंच जाए, इतना कहकर एकांश बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल काट कर देता है। तभी एकांश किसी को कॉल करके कहता है, 2 घंटे में 3 डिजाइनर शूट और शेरवानी महल में पहुंच जाए, इतना कहकर एकांश बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल काट कर देता है। जब देव और हर्षित सुनते हैं तो दोनों चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो हर्षित खुश होकर एकांश से पूछता है, तुम भी हमारे साथ जयपुर जाने वाले हो? तो एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, थोड़ी ही देर में आप दोनों के कपड़े आ जाएंगे, आपको जो पसंद आए आप रख सकते हो, कहकर वहां से चला गया। तो हर्षित कंफ्यूज होकर देव से कहता है, एकांश हमेशा ऐसा दिखाता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है लेकिन वो बिना बोले ही हमारी सारी विश पूरी कर देता है। तो देव स्टाइल से अपनी कॉलर ऊंची करते हुए कहता है, आखिर बड़ा भाई किसका है? उद्धरण चिन्ह। तो हर्षित देव की बातों से इरिटेट होकर उसे हॉल में ही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। एकांश के कमरे में उसके कमरे में एकदम शांति थी। कमरे में हर एक सामान बड़े ही सलीके से अपनी जगह रखा था क्योंकि एकांश को साफ सफाई और शांति कुछ ज्यादा ही पसंद है। एकांश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। उसके कमरे में एकदम शांति थी। कमरे में हर एक सामान बड़े ही सलीके से अपनी जगह रखा था क्योंकि एकांश को साफ सफाई और शांति कुछ ज्यादा ही पसंद है। एकांश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। एकांश बालकनी से बाहर गार्डन की तरफ फूलों को देखते हुए अपने आप से कहता है,
3 दिन में ना जाने तुमने ऐसा क्या जादू किया है मुझ पर, बस हर समय तुम्हारा ही चेहरा मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आता है। ये कहते हुए एकांश अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐश्वर्या को याद करने लगता है जब ऐश्वर्या ने उसे थप्पड़ मारा था। एकांश अपने गाल में हाथ रखते हुए कहता है, लड़कियां मेरी एक झलक पाने के लिए तरसती है, मेरे एक इशारे से अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर तक आने को तैयार रहती है, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है। तुमने मुझे एकांश ठाकुर को थप्पड़ मारने की हिम्मत की है जिससे पूरा एशिया डरता है, बस तुम्हारी इसी अदा पर मर मिटा है ये दिल। अब बस इंतजार है तो तुम्हारे मिलने का, ताकि अपने दिल का हाल तुम्हें बता सकूं कि जो आदमी लड़कियों की तरफ देखना भी अपने समय की बर्बादी समझता था, तुमने उसे अपनी एक ही झलक में पागल बना दिया। ये सब एकांश अपने मोबाइल में ऐश्वर्या की फोटो देखकर कह रहा था, जो उसने एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से निकलवाई थी, जिसमें ऐश्वर्या अपने बालों को पीछे कर रही थी। अगर कोई उस फोटो को देखता तो यही कहता कि ये फोटो जानबूझ खिंचाई गई है। उस पोस्ट में ऐश्वर्या बला की खूबसूरत लग रही थी। ये सब एकांश अपने मोबाइल में ऐश्वर्या की फोटो देखकर कह रहा था, जो उसने एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज से निकलवाई थी, जिसमें ऐश्वर्या अपने बालों को पीछे कर रही थी। अगर कोई उस फोटो को देखता तो यही कहता कि ये फोटो जानबूझ खिंचाई गई है। उस पोस्ट में ऐश्वर्या बला की खूबसूरत लग रही थी। एकांश अपने ख्यालों खोया हुआ था, तभी राज कमरे में आता है और कहता है, सर आपके कपड़े ये रहे। तो एकांश उसे कहता है, कपड़ों को सोफे पर रख दो और 1 घंटे में निकलने की तैयारी करो। तो राज यस बॉस कहकर वहां से चला जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या होने वाला है आज शाम की पार्टी में? क्या कार्तिक संध्या जी की बात मानेगा और एकांश कहाँ जाने की बात कर रहा है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में। हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।